अनिश्चित चमत्कारों के इस काल में एक और कालजयी फैसला हुआ है। भारत सरकार ने नीट पेपर लीक रोकने के लिए मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर बैन लगा दिया है। 22 जून तक भारत में टेलीग्राम की सर्विसेज काम नहीं करेंगी। ये फैसला वैसा ही है जैसे अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए ट्रक्स को बैन कर दिया जाए। इस बात का ज्यादा सेंस नहीं है, डिसीजन लेने वालों ने भी सेंस नहीं लगाया है, इसीलिए इसकी जमकर आलोचना हो रही है। 16 जून को इस हंगामे में एक दिलचस्प किरदार की एंट्री हुई। उसने न सिर्फ सरकार के फैसले से नाराजगी जताई बल्कि ये आरोप भी लगाया कि रिलायंस टेलीकॉम भारत से बाहर के यूजर्स को भी परेशान कर रहा है, उनके टेलीग्राम का एक्सेस रोक रहा है। जिस किरदार की हम बात कर रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, वो टेलीग्राम का फाउंडर और मालिक है। उसका नाम है पावेल दुरोव। उनको रूस का जकरबर्ग भी कहा जाता है। आमतौर पर जब किसी कंपनी पर बैन लगता है तब कंपनी के स्पोक्स पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव बयान जारी करते हैं। रेयर केसेस में कंपनी का मालिक खुद सामने आता है। सरकार का खुलकर विरोध करने वाले बिजनेस पर्सन की संख्या बहुत कम है, लेकिन पावेल दुरोव उनसे अलग है। वो इस तरह के पंगे लेने के लिए जाने जाते हैं। उनको इसका नुकसान भी झेलना पड़ा है, लेकिन उन्हें अब तक कोई चुप नहीं करवा पाया है। पावेल दुरोव वो अरबपति हैं जो 100 बच्चों का बाप होने का दावा करते हैं। वे बच्चे स्पर्म डोनेशन के जरिए पैदा हुए हैं। पावेल की ज्यादा संपत्ति इन बच्चों में बटेगी। उन्होंने 4 देशों की सिटीजनशिप भी ले रखी है। क्या है पावेल दुरोव की असली कहानी, उनकी गिरफ्तारी से सरकारें क्यों हिल जाती हैं और उन्हें अराजक अरबपति क्यों कहा जाता है? नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। न्यूज पिंच पर आपका स्वागत है। आज देखिए पावेल दुरोव की पूरी कहानी। पावेल विलिबरेच दुरोव की पैदाइश अक्टूबर 1984 की है। उनका घर लेनिनग्राद में था। इसको अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। ये रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसी शहर में व्लादिमीर पुतिन का भी जन्म हुआ था। पावेल के पिता वैलेरी दुरोव जाने माने भाषा विज्ञानी हैं। उनकी मां अल्बीना कॉलेज में पढ़ाती थी। उनके 2 बेटे हैं, पावेल और निकोलाई। जब पावेल 4 साल के थे उनके पिता को इटली में रिसर्च करने का ऑफर मिला। इन दिनों सोवियत संघ टूटने के कगार पर था। देश की हालत काफी खस्ता थी, लोगों के लिए अवसर कम थे, इसलिए दुरोव फैमिली इटली चली गई। हालांकि सोवियत संघ के पतन के बाद भी वापस लौट आए। शुरुआती दिनों में पावेल की दिलचस्पी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में थी, लेकिन कॉलेज में उनका मन बदल गया। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज और ट्रांसलेशन की पढ़ाई की। एक तरफ पावेल अपने पिता की राह पर जा रहे थे, दूसरी तरफ उनके भाई निकोलाई मैथमेटिक्स में कमाल कर रहे थे। उन्होंने इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में 2 बार गोल्ड मेडल जीता और बाद में मैथ से पीएचडी भी की। निकोलाई जीनियस थे, लेकिन वो अक्सर पर्दे के पीछे रहते थे। उनकी तुलना में पावेल काफी मुखर थे। उनकी दिलचस्पी पॉलिटिकल और फिलॉसफी में थी। वो कॉलेज की बहसों में हिस्सा लेते थे और तर्कों को अपने हिसाब से डिक्टेट करते थे। पावेल असाधारण रूप से जिद्दी थे, जिसे कोई ये नहीं बता सकता कि उसे क्या करना चाहिए। इसी आदत ने उन्हें पॉपुलर और बेइंतहा अमीर भी बनाया और कई बार खतरनाक मुश्किलों में भी फंसा डाला। फिर 2006 का साल शुरू हुआ। तब तक फेसबुक लॉन्च हुए 2 साल हो चुके थे। बहुत कम समय में फेसबुक ने अपना नाम बना लिया था। 2006 में उनके 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हो गए थे। पावेल को लगा कि रूस का भी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उन्होंने अपने पिता से $30,000 उधार लिया और अपने भाई निकोलाई के साथ मिलकर कॉन्टेक्टे वीके की शुरुआत की। 10 अक्टूबर 2006 को पावेल का 22वां जन्मदिन था। उसी रोज उन्होंने वीके लॉन्च कर दिया। वीके का आइडिया फेसबुक से लिया गया था, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी थे। यूजर्स यहां पर म्यूजिक, वीडियो और बड़ी फाइलें शेयर कर सकते थे। कुछ ही वर्षों में वीके ने कमाल कर दिया। 2009 तक यह रूस का सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क बन चुका था। इसने यूरोप के कई देशों में फेसबुक को पीछे छोड़ दिया था। 2012 आते आते वीके के यूजर्स की संख्या 15 करोड़ के पार जा चुकी थी। वीके का ज्यादातर कोड निकोलाई ने लिखा था, लेकिन वो पर्दे के पीछे रहते थे, इसलिए लाइमलाइट पावेल के हिस्से में थी। पावेल यंग थे। उन्होंने अपनी इमेज एक डिसिप्लिन शख्स की बनाई थी। वो दिखने में स्मार्ट थे, वेजिटेरियन खाना खाते थे, कभी ड्रिंक नहीं करते थे, सिगरेट तक नहीं पीते थे। उनके पास टीवी भी नहीं था। वो साधारण अपार्टमेंट में रहते थे। उनकी अपनी फिलॉसफी थी, मैं पैसे के लिए नहीं बल्कि आज़ादी के लिए काम करूंगा और मैं सरकार के इशारों पर नहीं चलूंगा। व्लादिमीर पुतिन के शासन में इतनी बेबाकी से लंबे वक्त तक रहना मुश्किल काम था। बहुत जल्द वो निशाने पर आने वाले थे। इससे पहले पावेल दुरोव ने एक अजीबोगरीब हरकत भी की। इसने उनकी साफ सुथरी छवि को तार तार कर दिया। मई 2012 की बात है। पावेल अपने दफ्तर में बैठे थे, तभी उनको एक स्टंट करने का ख्याल आया और उन्होंने नोटों से प्लेन बनाया और खिड़की से बाहर फेंकने लगे। इस पैसे को लूटने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे लोग आपस में लड़ने लगे।
पावेल ने न सिर्फ तमाशा किया था, उन्होंने वीडियो शूट करके पोस्ट भी कर दिया था। इसको लेकर लोगों ने उन्हें खूब लताड़ा। हालांकि पावेल पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इसने सरकार को लगाम खींचने का मौका जरूर दे दिया था। नवंबर 2013 यूक्रेन में राष्ट्रपति विक्टर यांकोविच के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हुए। हंगामा इतना बढ़ा कि फरवरी 2014 में यांकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना को यूरोमैदान प्रोटेस्ट के नाम से जाना जाता है। यांकोविच रूस की कठपुतली थे। उनके हटने से यूक्रेन पर रूस को झटका लगा था। इसके तुरंत बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। यूरोमैदान प्रोटेस्ट के दौरान वीके का खूब इस्तेमाल हो रहा था। रूसी सरकार इसको अपने लिए खतरा समझ रही थी। रूस की सिक्योरिटी एजेंसी एफएसबी ने वीके पर दबाव डालना शुरू किया। उन्हें प्रोटेस्टर्स का डेटा देने और उनसे जुड़े पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा गया, लेकिन पावेल ने साफ मना कर दिया। वो इतने पर नहीं रुके। उन्होंने न सिर्फ सरकारी लेटर पब्लिक किया, बल्कि एक कुत्ते की फनी तस्वीर भी पोस्ट की। वो सीधे तौर पर सरकार का मजाक उड़ा रहे थे। ये नाकाबिले बर्दाश्त था। कुछ ही दिनों के अंदर सरकार समर्थित 2 कंपनियों ने वीके के मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लिए। उन्होंने दुरोव को सीईओ की कुर्सी से हटा दिया। अप्रैल 2014 में दुरोव ने रूस छोड़ दिया। तब से वो वापस नहीं गए। इस बीच वीके का मालिकाना हक पुतिन के दोस्तों की कंपनियों ने खरीद लिया है। अब वीके पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में है। पावेल को इस स्थिति का अंदाजा पहले से था। 2011 से ही सरकारी एजेंसियां उनके पीछे लगी हुई थी, इसलिए पावेल अपने भाई के साथ मिलकर बैकअप प्लान भी बनाने लगे थे। वैसा ऐप बना रहे थे जिस पर सरकार का कम से कम नियंत्रण हो। इसी इरादे से 2013 में उन्होंने टेलीग्राम का पहला वर्जन लॉन्च किया। जब पावेल को वीके से बाहर निकाला गया, तब उन्होंने टेलीग्राम पर फोकस किया। इसमें सारा पैसा पावेल दुरोव ने अपनी जेब से लगाया था। शुरुआती वर्षों में टेलीग्राम पूरी तरीके से फ्री था। यहाँ कोई विज्ञापन नहीं आता था और न किसी तरह का सब्सक्रिप्शन फी लगता था। ऊपर से प्राइवेसी के मामले में उसका कोई भी सानी नहीं था। पावेल दुरोव ने कुछ और चीजों पर भी ध्यान रखा था। उन्होंने तय किया कि टेलीग्राम का शेयर किसी बाहरी कंपनी को नहीं बेचा जाएगा। टेलीग्राम का मालिकाना हक पूरी तरीके से पावेल और निकोलाई के पास है। दूसरी चीज, उन्होंने टेलीग्राम के डेटा सेंटर्स किसी एक जगह नहीं रखे। ये डेटा सेंटर्स अलग अलग देशों में बने हैं। उनकी लोकेशन भी पब्लिक नहीं है, इसलिए कोई एक सरकार उनका ऑपरेशन कंट्रोल नहीं कर सकती। तीसरी चीज, टेलीग्राम का जो कोर है, टीम उसकी लगभग 40 लोगों की है। बस इतने लोग पूरा ऑपरेशन चलाते हैं। पावेल का बेस तो दुबई में है, लेकिन बाकी टीम अलग अलग जगहों पर काम करती है। इससे किसी सरकार के लिए उन पर दबाव बनाना भी मुश्किल हो गया। इसने टेलीग्राम को तेजी से पॉपुलर होने में मदद की। टेलीग्राम दुनिया के 5 सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप्स में एक बन चुका है। 1 अरब से ज़्यादा यूजर्स हर महीने टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। कई सरकारें ऑफिशियल स्टेटमेंट सिर्फ टेलीग्राम पर ही रिलीज भी करती हैं। इस पॉपुलैरिटी का फायदा पावेल दुरोव को भी मिला। उन्होंने प्रीमियम फीचर्स, मिनी ऐप्स और बॉन्ड्स बेचकर पर्याप्त पैसे भी कमाए हैं। उनकी संपत्ति 60,000 से 1 लाख करोड़ डॉलर तक आंकी जाती है। लेकिन पावेल दुरोव इस सफर में सिर्फ दौलत और शोहरत ही उनको नहीं मिली है। उनको कई बार गिरफ्तारी, बैन और विरोधों का भी सामना करना पड़ा है। पहले बैन की बात कर लेते हैं। 2015 में चीन ने अपने यहाँ टेलीग्राम बैन कर दिया था, क्योंकि जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स ग्रुप इसका खूब इस्तेमाल कर रहे थे और चीन सरकार उन पर नजर नहीं रख पा रही थी। 2018 में ईरान ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर टेलीग्राम को बैन कर दिया था। उस वक्त ईरान में टेलीग्राम के 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे। समझिए कि ईरान की आधी आबादी टेलीग्राम पर थी। अप्रैल 2018 में रूस ने भी टेलीग्राम को बंद कर दिया था, क्योंकि टेलीग्राम ने डिस्क्रिप्शन कीज शेयर करने से मना कर दिया था। हालांकि बैन के बावजूद लोगों ने रास्ता निकाल लिया था। उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार जून 2020 में रूस को बैन हटाना पड़ा। फिर रूस यूक्रेन वॉर में टेलीग्राम न्यूज और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स का जरिया भी बन गया। टेलीग्राम पर अगला चाबुक 2025 में चला, जब मई में वियतनाम ने देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर ऐप को बैन कर दिया। और अब जून 2026 में भारत टेलीग्राम को बैन करने वाला नया देश बन गया है। ये बैन परमानेंट नहीं है। नीट परीक्षा हो जाने के बाद इसको दोबारा चालू कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि टेलीग्राम बंद करने का मकसद नीट पेपर लीक को रोकना है। लेकिन कोई ये समझाए कि क्या टेलीग्राम नीट के पेपर्स बना रहा है? क्या पेपर्स को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी टेलीग्राम की है? और असली जिम्मेदारों की जिम्मेदारी कब तय होगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिलता। आपको क्या लगता है जवाब मिलेगा? खैर, ये तो हुई टेलीग्राम पर बैन की बात। अब पावेल दुरोव की पर्सनल दिक्कतों के बारे में जान लेते हैं। अगस्त 2024 में पावेल दुरोव अपने प्राइवेट जेट से फ्रांस पहुंचे।
एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। फ्रांस बच्चों के यौन शोषण के मामले की जांच कर रहा था। उन्हें पता चला कि अपराधी इसके लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर फ्रेंच एजेंसियों ने टेलीग्राम से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसके चलते टेलीग्राम पर अपराधियों को शह देने के आरोप लगे। इसी आधार पर पावेल दुरोव को अरेस्ट किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के अंदर पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। रूस ने फ्रांस के राजदूत को तलब कर लिया था और उनको धमकाया भी। यहां तक कि ईरान ने भी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। विडंबना देखिए कि रूस और ईरान दोनों एक बार टेलीग्राम को बैन कर चुके हैं। ईरान ने तो अभी तक बैन हटाया भी नहीं है। बहरहाल, पावेल की गिरफ्तारी के बाद इलॉन मस्क ने फ्रांस की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कई अमेरिकी पत्रकारों और नेताओं ने भी फ्रांस की आलोचना की थी। मामला इतना बढ़ा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को सफाई देनी पड़ी। उन्हें कहना पड़ा कि इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। बहरहाल, पावेल दुरोव को 4 दिनों तक कस्टडी में रखा गया। फिर उनके खिलाफ 12 गंभीर चार्जेस लगाए गए। इन मामलों में दोष साबित हुआ तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि अगस्त 2024 में ही कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, लेकिन वो फ्रांस छोड़कर नहीं जा सकते थे। बाद में उन पर लगी ज्यादातर पाबंदियां हटा ली गई, लेकिन केस अभी तक चल रहा है। ये फैक्ट है कि टेलीग्राम के यूजर्स करोड़ों में हैं। यह भी फैक्ट है कि टेलीग्राम अपने यूजर्स की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखता है। सेंसरशिप और दमनकारी शासन के दौर में ये अजूबे से कम नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में टेलीग्राम आतंकवाद और प्रोपेगेंडा फैलाने का जरिया भी बना है। ये भी एक बात है। 2015 से 2018 के बीच जब इस्लामिक स्टेट अपने पीक पर था, तब वो टेलीग्राम के थ्रू जिहादियों को रिक्रूट करता था। काफी दबाव पड़ने के बाद उसने ISIS के से जुड़े अकाउंट्स और कॉन्टैक्ट्स को हटाया था। टेलीग्राम पर ड्रग ट्रैफिकिंग, यौन अपराध, मानव तस्करी, धोखाधड़ी जैसे संगीन अपराध भी सरेआम होते रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई करने में वो पीछे रहा है। इसलिए उसकी नीयत पर भी सवाल उठते रहते हैं और उठने चाहिए भी। पावेल दुरोव का तर्क है कि टेलीग्राम एक टूल है। कई बार टूल्स का गलत इस्तेमाल हो जाता है। हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन हम जज नहीं बन सकते। लेकिन जब 1 अरब से ज्यादा लोग आपके प्लेटफॉर्म से जुड़े हों तो ये तर्क बचकाना सा लगता है। अगर कोई आम आदमी भरोसा करके आप तक आया है तो उसे सुरक्षित माहौल देना आपकी जिम्मेदारी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों की जान से खिलवाड़ करने का बहाना नहीं बन सकता। 2024 में पावेल दुरोव की गिरफ्तारी के बाद टेलीग्राम ने कुछ बदलाव किए भी, लेकिन अभी भी सेफ्टी का स्तर चिंताजनक है। इन कमियों को दूर करना टेलीग्राम की ड्यूटी है। पावेल दुरोव या टेलीग्राम सवालों से परे नहीं है। उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए और उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। तभी हो सकता है जब सरकारों की नीयत साफ हो, वरना यह सिर्फ सेंसरशिप लगाने का बहाना बनकर रह जाएगा। आप पावेल दुरोव के बारे में क्या सोचते हैं, हम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी सरकार के फैसले पे क्या सोचते हैं, भारत सरकार के, वो भी जरूर बताइएगा। न्यूज़ पंच देखते रहिए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे अनूप है। शुक्रिया।